हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। ये वीडियो है वन पीस चैप्टर 1095 का फुल नरेशन वीडियो और मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। पर इसे शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और इसी के साथ हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का टाइटल है अ वर्ल्ड नॉट वर्थ लिविंग इन और कवर पेज पर हम देखते हैं बकी को जिसकी नोज को एक बंदर लेकर भाग रहा होता है। फिर चैप्टर शुरू होता है और हम देखते हैं कि पूरे एगलैंड आइलैंड पर मरीन्स आइलैंड के सेंटर से दूर भाग रहे हैं क्योंकि उन सभी के बीच अनाउंसमेंट हो रही है जिसमें बोला जा रहा होता है कि 5 एल्डर्स में से एक सेंट सैटर्न आइलैंड पर आ गए हैं। रियर एडमिरल्स और कैप्टन के अलावा बाकी सभी सोल्जर्स आइलैंड के सेंटर से तुरंत रिट्रीट करें। इसके बाद सभी सोल्जर्स डर जाते हैं और भागने लगते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक बोलता है कि आखिर ये आदमी यहाँ तक पहुंचा कैसे। दूसरा बोलता है कि मैंने तो बस सेंट सैटर्न की पोर्ट्रेट्स ही देखी हैं। कोई और कहता है कि ये फ्लैश जैसी लाइटनिंग क्या थी, हमने तो बस एडमिरल्स या सेलेस्टियल ड्रैगन्स को ही आज तक देखा है, पर ये बंदा उन सब से भी बहुत ज्यादा ऊपर है। तो क्या तुम सब ये कह रहे हो कि ये आदमी सीधा मेरे जॉइस से यहाँ पर आया है? तो बेसिकली ये सब बहुत ही लो रैंक के मरीन्स होते हैं जो सेंट सैटर्न के यहाँ पर आ जाने से बहुत ही डर गए होते हैं और पैनिक हो रहे होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं सेंट सैटर्न को और जैसा हम जानते हैं कि बोनी ने उसे एक स्वॉर्ड से स्टैब कर दिया है, जिसे देखकर वेगापंक, सांजी और बाकी सभी शॉक हो चुके हैं। और वेगापंक चिल्लाते हुए बोलता है कि बोनी तुमने ये क्या कर दिया। और दूसरी तरफ अपर रैंक के जो मरीन्स होते हैं वो ये सब देखकर बोनी के ऊपर फायर करने के लिए प्रिपेयर होने लगते हैं। पर तभी सैटर्न उनसे बोलता है तुम सब शांत हो जाओ कीड़े कहीं के, अगर मैं स्टैब ना होना चाहता तो बड़ी आसानी से इस अटैक को डॉज कर सकता था। इसके बाद सैटर्न बोनी को इतनी जोर से स्क्वीज करता है कि बोनी के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और ये देखकर सांजी उसे बचाने जाता है, पर सैटर्न उसे एक ही बार में दूर फेंक देता है। फिर सैटर्न अपनी चेस्ट में से वो स्वॉर्ड निकालता है जिससे बोनी ने उस पर हमला किया था और हम देखते हैं कि सैटर्न की चेस्ट पर बना हुआ घाव तुरंत ही भरने लगता है, जिसे देखकर फ्रैंकी काफी फ्रीक आउट हो जाता है। मरीज आपस में बात कर रहे होते हैं कि यही चांस है हमारा वेगापंक को पकड़ने का, पर सैटर्न बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इन सभी के लिए भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। फिर सैटर्न किजारू की तरफ देखता है और बोलता है कि तुमने अपने मिशन को पूरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगा दिया किजारू सैटर्न से माफी मांगता है और बोलता है कि मेरे पास कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं अब थोड़ी देर के लिए यहाँ से हिल भी पाऊंगा। इसके बाद सैटर्न लूफी की तरफ देखता है और बोलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। और फिर वो अपने नुकीले पैरों से लूफी पर अटैक कर देता है, पर फ्रैंकी अपने हाथों को एक्सटेंड करता है और लूफी को वहां से पुश कर देता है जिससे वो बच जाता है। सैटर्न बोलता है मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे क्रू में काफी स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं। फ्रैंकी चिल्लाते हुए बोलता है हाँ, यहाँ तक कि वर्ल्ड के टॉप लीडर्स भी हमारे कैप्टन के पीछे पड़े हुए हैं। इसके बाद सैटर्न कहता है स्ट्रॉ हैट, लूफी और बोनी ज्वेलरी, तुम दोनों का इस बैटल को ज्वाइन करना डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड था और अब मरीन्स ने इस पूरे आइलैंड को घेर रखा है, तो अगर तुम किसी तरह यहाँ से भागने में कामयाब हो पाए तो मैं ये जरूर देखना चाहूंगा। वो आगे बोलता है कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है वेगापंक कि तुमने हमें धोखा दिया, पर फिर भी मिलिट्री के लिए उन सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस का तुम्हें शुक्रिया। तो मुझे बताओ कि तुम में से सबसे पहले दर्दनाक मौत कौन मरना चाहता है? मैं चाहता हूँ कि तुम सबको अफसोस हो कि तुम सब वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ गए। आखिर ह्यूमंस हमेशा वैसा ही क्यों करते हैं जिस चीज के लिए उन्हें मना किया गया होता है। और इसके बाद हम देखते हैं फ्रैंकी को जो कि बोलता है हे क्या कोई मूव कर पा रहा है? वेगापंक उससे बोलता है नहीं, किसी तरीके के फोर्स ने हम सबको होल्ड कर रखा है और अगर ये साइंस नहीं है तो ये सैटर्न के डेविल फ्रूट की पावर है। इसके बाद हम देखते हैं बोनी को जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है और वो अपनी पूरी ताकत से बोलती है कि तुमने मेरे फादर को मारा है सैटर्न। सैटर्न बोलता है ओ कूमा, वो तो पैदा ही एक स्लेव हुआ था, एक ऐसे ट्राइब का अकेला सर्वाइवर जिन्होंने बहुत ही बड़ा क्राइम किया था और इस ट्राइब का नाम था बुकानियर्स ट्राइब। इसके बाद सैटर्न बोनी को ऊपर उठाता है और मरीन से बोनी के सर पर शूट करने को कहता है। दूसरी तरफ हम बोनी को देखते हैं जो कि अपने पापा की बातों को याद कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि कैसे उसके पापा कूमा हमेशा से एक हीरो बनना चाहते हैं जो कि उन लोगों के लिए फ्रीडम लाएगा जो कि सफर कर रहे हैं, बिल्कुल वॉरियर ऑफ लिबरेशन नीका के जैसे, जो हमेशा हंसता रहता था और डांस भी करता था। आगे हम देखते हैं कि सांजी बोलता है कि बोनी को छोड़ दो और वेगापंक बोलता है कि हाँ उसे छोड़ दो, वो बस एक बच्ची है। और इसी के बाद सीन चेंज होता है और हमें 47 इयर्स पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि दो लोग बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उन्हें एक बेबी हुआ था। हमें पता चलता है कि ये दोनों कूमा के पेरेंट्स हैं और ये बच्चा था कूमा। वो सब एक हॉस्पिटल में होते हैं और वहाँ का डॉक्टर उनसे कहता है कि तुम सब घबराओ मत, मैं इसके ब्लड के बारे में किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करूंगा। अब वो डॉक्टर ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि इस टाइम पे वर्ल्ड गवर्नमेंट बुकानियर्स ट्राइब को
को हंट करने में लगी होती है। पर हम देखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है और वर्ल्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर हमला कर देती है और कुमा और उसकी फैमिली को पकड़ लेती है। कुमा का फादर बोलता है कि यहाँ पर बस मैं ही बुकानियर ब्लड का हूँ, प्लीज मेरी वाइफ और बच्चे को जाने दो। पर आगे हम देखते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट उन सभी को स्लेव बना देती है। कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि कुमा थोड़ा बड़ा हो गया होता है और वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन का स्लेव होता है। वो सेलेस्टियल ड्रैगन दूसरे सेलेस्टियल ड्रैगन से कह रहा होता है कि ये एक बुकानियर स्लेव है, इतनी कम उम्र में भी इसकी स्ट्रेंथ तो देखो। और इसके बाद वो कुमा को बहुत मारता है जिससे कुमा रोने लगता है। पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद कुमा के फादर आ जाते हैं, तब वो शांत हो जाता है और अपने फादर से बोलता है कि मैं बहुत ही लकी हूँ डैड, क्योंकि मेरे मास्टर बहुत ही अच्छे हैं। पर उसके डैड काफी दुखी होते हैं और वो कुमा से बताते हैं कि कुमा की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, पर अब वो जहाँ भी है इस दुनिया से अच्छी जगह पर हैं। और ये सुनकर कुमा बहुत जोर जोर से रोने लगता है। तब कुमा के पापा उसे लेजेंड सन गॉड नीका के बारे में बताते हैं, जो कि बुकानियर लोगों के बीच में बहुत ही फेमस लेजेंड है। वो बताते हैं कि एक दिन नीका आएगा और हम सभी को फ्री कर देगा, और ये भी कि वो कैसे हमेशा हंसता रहता है और अपनी ही धुन में डांस करता रहता है। और ये सब बातें सुनकर कुमा को थोड़ा अच्छा फील होता है और वो रोना बंद कर देता है। और आगे हम देखते हैं कि फिर वो दोनों नीका का ड्रम रिदम बजाते हैं और डांस करने लगते हैं। पर तभी वहाँ एक सेलेस्टियल ड्रैगन आता है जो कि कुमा के फादर को मार देता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो दोनों बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे थे। और यहीं पर हमें दिखाया जाता है दूसरा फ्लैशबैक, जो कि होता है 38 इयर्स पहले का, जहाँ पर एक सेलेस्टियल ड्रैगन एक्सप्लेन करता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट हर 3 सालों में एक ह्यूमन हंटिंग टूर्नामेंट रखती है, जहाँ पर वो एक ऐसा आइलैंड ढूंढती है जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होता है, और वहाँ पे अपने कुछ प्रॉब्लमेटिक स्लेव्स को छोड़ देती है और उन्हें हंट करती है, और साथ ही साथ उस आइलैंड के सभी नेटिव्स को भी मार देती है, जिसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट उस आइलैंड को अपना क्लेम कर लेती है। और इस बार उन्होंने जो आइलैंड चुना था उसका नाम था गॉड वैली, जो कि ब्लू वेस्ट में था। और इसके बाद हम देखते हैं कि गॉड वैली को चारों तरफ से मरीन्स ने घेर लिया होता है। गॉड वैली का किंग उन सबको रोकने की कोशिश करता है, पर तभी सेंट गार्लिंग आता है और उसे मार देता है। और हम देखते हैं कि इस टाइम पर सेंट गार्लिंग बहुत ही यंग और हैंडसम लग रहा था और लेडी सेलेस्टियल ड्रैगन्स के बीच में बहुत ही फेमस था। अभी तक टूर्नामेंट शुरू भी नहीं हुआ था, पर सभी यही चाहते थे कि सेंट गार्लिंग ही टूर्नामेंट जीते। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंट सैटर्न के पास एक आदमी आता है और उन्हें बताता है कि वो बुकानियर ट्राइब का लड़का जो कि भाग गया था पकड़ा जा चुका है। और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि ये सब कुमा की ही बात कर रहे होते हैं। आगे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुमा को 2 स्लेव घसीट कर ले जा रहे होते हैं। तभी कुमा जागता है और देखता है कि उसके सामने कुछ मिस्टीरियस लोग खड़े होते हैं। उनमें से एक बोलता है कि उसे सही से पकड़ो। वो मिस्टीरियस लड़का कुमा के पास आता है और उससे बोलता है कि मैं समझ गया कि तुम इस साल के प्राइस क्यों हो, तुम बुकानियन ट्राइब से हो और मैंने सुना है कि बुकानियंस में जायंट का ब्लड होता है। और हम देखते हैं कि उस अजीब से लड़के के साथ एक लड़की भी होती है जो कि उसकी बहन थी, और ये दोनों भी स्लेव्स थे। और यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ी बात रिवील होती है कि ये लड़का इंपीरियो इवांको था। और हाँ, बचपन में ये एक लड़का था। इवांको दूसरे स्लेव से बोलता है कि तुम सब इतने उदास क्यों हो, मैं तो यहाँ से बच के निकलने वाला हूँ और मुझे बताओ कि तुम सबका क्या प्लान है। इसके बाद मांगा के लास्ट में लिखा होता है द पर्सन ही मेट्स इन हेल, और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट करके बताइए कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।